अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बच्चों। आज हम सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा जो लास्ट वन इस चैप्टर का जो टॉपिक है उसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी, और जैसे हम नाम देते हैं फ्री फॉल मोशन का। जी हाँ, फ्री फॉल मोशन। अगर कोई भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो उसे हम नाम देते हैं फ्री फॉल मोशन का। फ्री फॉल मोशन में बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स भी हुए। इसके बारे में सबसे पहले जो स्टोरी ली हुई थी वो सबसे पहले एरिस्टोटल ने कही हुई थी। एरिस्टोटल ने ये कहा हुआ था कि भाई कोई भी चीज होती है, जब किसी भी हम दो चीजों को ऊपर से हम नीचे गिराएंगे तो सबसे जो भारी वाली चीज होगी वो सबसे पहले स्ट्राइक करेगी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पर। मतलब इसका ये हुआ कि जो चीज भारी होती है वो सबसे पहले आती है, और जो चीज उससे कुछ कम भारी होती है या कुछ हल्की होती है तो वो उसके बाद जमीन पर आकर स्ट्राइक करती है। ये कुछ स्टोरीज ली हुई थी एरिस्टोटल ने और मिस्टर गैलीलियो ने। तो इसके ऊपर जो स्टोरीज मैंने शॉर्टली लिखी हुई है कि भाई एरिस्टोटल ने क्यों ऐसा कहा था। तो इस स्टोरी का मतलब सिर्फ ये है, ऑब्जेक्ट फॉल्स एट स्पीड प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। इसका मतलब ये था एरिस्टोटल का कि भाई जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ? मासेस के साथ, विथ द प्रेजेंस ऑफ एयर। मतलब एयर की मौजूदगी में, जब इस कमरे के बारे में हम बात करेंगे तो इस रूम में भी हवा बिल्कुल अवेलेबल है। अगर मैं इसी कमरे में ही किसी दो चीजों को उठाकर नीचे फेंकूंगा, मतलब फर्ज कर ले मैं अब एक पेन को ही उठा लूं और उसके साथ साथ मैं एक स्टोन को ही ले लूं। अब जो भारी चीज होगी, मैं कहूंगा कि भाई जो स्टोन है इज हेवियर देन दैट ऑफ द पेन, तो सबसे पहले इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में, तो सबसे पहले जमीन पर जो गिरेगी वो गिरेगा स्टोन, उसके बाद पेन आकर गिरेगी। अब हम ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि भाई एयर की मौजूदगी में जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ? मासेस के साथ। ये कहा था एरिस्टोटल ने। अब इस एरिस्टोटल की थ्योरी को चैलेंज किया था उसके बाद गैलीलियो ने। अब गैलीलियो ने इसकी थ्योरी को बिल्कुल ही एक चैलेंज किया हुआ है। क्यों चैलेंज किया था? अब इसके बारे में आपने एक लीनिंग टावर ऑफ पीसा के बारे में आपने सुना ही होगा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में, लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली। गैलीलियो एक इटालियन फिजिस्ट भी है, मैथमेटिशियन भी है और साइंटिस्ट भी है। ठीक, एक गैलीलियो इटालियन साइंटिस्ट एट इटली। अब इसने इटली में ही एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, लेकिन कहां पर? लीनिंग टावर ऑफ पीसा। अब मैं आपको एक छोटा सा जोक सुनाता हूं। आपने किस किस को प्यार करूं फिल्म देखी होगी, और उस फिल्म में एक हर की जिंदगी में एक हरामी दोस्त जरूर होता है भाई। उसके एक दोस्त जो एक वकालत कर रहा होता है। अब वो किसी घर में काम करने वाली लड़की को बोलता है कि भाई आपने साइंस कभी पढ़ी है? वो कहती है कि नहीं, मुझे साइंस तो नहीं पढ़ी। वो कहता है परफेक्ट, अगर आपने साइंस नहीं पढ़ी तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। तो वहां पर उसे वो एक एग्जांपल देता है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल का क्या बोलता है कि भाई जो सबसे चीज ज्यादा भारी होती है वो जमीन पर सबसे पहले आकर गिरती है, उसके बाद जो हल्की चीज होती है वो उसके बाद आकर गिरती है। मगर उसने जो ये कॉन्सेप्ट दिया वो एरिस्टोटल का दिया, लेकिन गैलीलियो ने कुछ और ही चीज बात कही थी। अब गैलीलियो ने लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे या अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, साइड में आपको वो नजर भी आ रहा होगा कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा एक बिल्डिंग है जो इस तरह से नजर आती है, आ रही है आपको, जैसे वो गिर रही है जमीन पर।
लेकिन उसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से बनाया गया है कि हमें ऐसा फील होता है कि यह बिल्डिंग नीचे गिर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है। अब गैलीलियो ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे उसके ऊपर, लीनिंग टावर ऑफ पीसा पर। उसने एयर की मौजूदगी में भी एक्सपेरिमेंट किया और उसके साथ साथ एक वैक्यूम क्रिएट किया हुआ था। इसका मतलब ये होता है वैक्यूम का कि जब कोई किसी भी किस्म का मॉलिक्यूल अंदर अवेलेबल ना हो, तो उसने क्या किया हुआ था कि भाई सबसे पहले मैं आपको बात कहूंगा वैक्यूम के अलावा की, मतलब वैक्यूम के अलावा मतलब एयर की मौजूदगी की। अब उसने एयर की मौजूदगी में जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने एक किसी पंछी का एक उसका फीदर लिया हुआ था और उसके साथ साथ एक मैसिव बॉडी ली हुई थी। अब उस दोनों को उसने कुछ हाइट से डाउनर डायरेक्शन में गिराया, मतलब इस तरह से। अब किसी भी सेम हाइट से हम किसी चीज को जब हम नीचे फेंकते हैं तो जो ज्यादा भारी चीज होती है एयर की रेजिस्टेंस में, एयर की मौजूदगी में, तो ये चीज सबसे पहले ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ स्ट्राइक करती है और जो लाइट बॉडी होती है वो उसके बाद आकर जमीन पर क्या करती है, वो गिरेगी। अब उसके बाद उसने एक वैक्यूम क्रिएट किया। वैक्यूम क्रिएट करने का यहां पर सिर्फ मकसद ये था कि भाई गैलीलियो ने बात की थी कि जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मासेस के साथ, मतलब जितना ज्यादा मास भारी होगा उसकी एक्सीलरेशन या उसकी जो स्पीड होगी वो ज्यादा होती है। लेकिन इसने इस कॉन्सेप्ट को कुछ और ही तरीके से डिफाइन किया। इसने बोला ऑब्जेक्ट फील विद द सेम एक्सीलरेशन। अब इसने बोला कि भाई ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन पैदा होती है, एक्सीलरेशन पैदा होती है विद द हेल्प ऑफ फोर्स, मतलब उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, लेकिन उसके ऊपर या उस ऑब्जेक्ट पर कौन सी फोर्स लग रही है, उसके ऊपर जमीन की फोर्स लग रही है। जमीन उस चीज को अपने की तरफ क्या कर रही है, वो खींच रही है। अब उसने क्या किया हुआ था, वैक्यूम क्रिएट किया। वैक्यूम के बाद उसने सेम ही एक फीदर लिया और उसके साथ साथ एक स्टोन, मैसिव स्टोन लिया। उसके बाद जब उसने सेम हाइट से उसे फेंका नीचे, तो वो दोनों एट द सेम टाइम जमीन पर आकर स्ट्राइक कर रहे थे। तो यहां पर एक और चीज के बारे में हमें पता चला कि भाई ऑब्जेक्ट जो होता है विथ नो एयर रेजिस्टेंस में, एयर की गैर मौजूदगी में, उस बॉडी में क्या पैदा होती है, एक्सीलरेशन पैदा होती है। एक्सीलरेशन पैदा होती है, किस लिए एक्सीलरेशन पैदा हो रही है? बच्चे ये पूछते हैं कि सर एक्सीलरेशन क्यों यहां पर पैदा हुई? एक्सीलरेशन तो पैदा होती है फोर्स या वेलोसिटी में चेंज आने से। यहां पर भी तो बच्चों फोर्स लगने से वेलोसिटी में चेंज आ रही है। क्यों चेंज आ रही है? अब जब किसी चीज को हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं ना, तो इस कंडीशन में हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेते हैं, मतलब बॉडी उस हाइट पर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में। अब जब वो नीचे की तरफ आ जाना शुरू करेगी तो इसकी वेलोसिटी में कांस्टेंटली क्या आ रही है, चेंज आ रही है। अब वेलोसिटी में जब चेंज आएगी तो भाई इस बॉडी में क्या पैदा होगा, इस बॉडी में एक्सीलरेशन पैदा होगी। अब इस बॉडी में एक्सीलरेशन जो पैदा हुई वो किस लिए पैदा हुई? इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। क्यों पैदा हुई है? ग्रेविटी की मदद से इस बॉडी में एक्सीलरेशन पैदा हुई है। तो हम इसे इस तरह से डिफाइन करते हैं, द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज फ्री फॉल मोशन। इसकी हम डेफिनेशन भी ऐसे ही लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मोशन अंडर ग्रेविटी रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose vertical motion is affected by the presence of gravity। मतलब ग्रेविटी की मदद से उसके वर्टिकल मोशन में कोई अफेक्ट हो तो उसे हम नाम देते हैं फ्री फॉल मोशन का, या हम नाम देते हैं द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, द फोर्स that attracts the objects downward direction is also called as gravity। अब इस gravity को हम denote करते हैं, it is denoted by
स्मॉल जी। अब इस जी को हम नाम देते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। मतलब उस बॉडी में जो एक्सीलरेशन पैदा हुई, किस बॉडी में, जो बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, तो उस बॉडी में जो एक्सीलरेशन पैदा हो रही है वो किस लिए पैदा हो रही है, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। इसलिए हम नाम देते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ था वो हो गया खत्म। उसके बाद हमने गैलीलो को फॉलो करना शुरू किया कि भाई गैलीलो ने क्या चीज कही। गैलीलो ने कहा कि किसी भी चीज को हम जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो वो मासेस कितना भी भारी हो या कितना भी लाइट हो, विद द सेम एक्सीलरेशन जमीन पर आकर स्ट्राइक करता है, बट विथ नो एयर रेजिस्टेंस। सपोज कर लें अब मेरे पास एक हाथ में 1 kg का एक बॉल मौजूद है और एक है 5 kg का। अब मैं सेम हाइट से दोनों को जब मैं नीचे गिराऊंगा तो एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो चीज भारी होगी वो पहले आएगी। लेकिन गैलीलो ने कहा अब दोनों वो बॉडीज सेम एक्सीलरेशन से होकर जमीन पर स्ट्राइक करेंगे। क्यों? दोनों चीजों को या उन दोनों बॉडीज को एक्सीलरेशन सेम पैदा हो रही है, मतलब ग्रेविटी सेम फोर्स से अपने की तरफ क्या रही है, वो खींच रही है। तो हमने अब सिर्फ और सिर्फ फॉलो किसको कर देना है, वो हम करते हैं गैलीलो को। गैलीलो इसने यह भी बोला हुआ था कि भाई मासेस जो होते हैं does not depends on time, does not depends on time, कि भाई मासेस जो होते हैं वो टाइम पर डिपेंड नहीं करते। भले मासेस कितना भी भारी हो, भले मासेस कितना भी लाइट हो, लेकिन वो सेम एक्सीलरेशन के साथ जमीन पर आकर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। एरिस्टोटल की थ्योरी यहां पर होती है खत्म और हम फॉलो करते हैं किसको, गैलीलो को। तो हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी के साथ हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और इस जी का वैल्यू क्या निकला हुआ था, बाद में हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सिंपली हम लेते हैं जी का जो वैल्यू वो हम लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मींस 8 को जब हम इसके 9 से हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिंपली 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। अब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप बोलेंगे कि सर ये तो एक्सीलरेशन का यूनिट है। यही तो हम बार बार बात कर रहे हैं कि बेटा इस बॉडी में क्या पैदा हो रही है, एक्सीलरेशन पैदा हो रही है। एक्सीलरेशन किस लिए पैदा हो रही है, ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। तो हम लिखेंगे A is equals to G is equals to 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। और मैंने ऊपर एक पॉइंट नोट की हुई है, ग्रेविटी वर्क्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। भाई जो ग्रेविटी होती है ना, वो वर्क कहां पर करती है, वो वर्क करती है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। मतलब अब इस रूम में ही बात में कर लूं कि भाई अब ऊपर पंखा लगा हुआ है, तो पंखा जब नीचे गिरेगा तो उस पंखे में क्या पैदा होगी, ग्रेविटी पैदा होगी, एक्सीलरेशन पैदा होगी। और एक्सीलरेशन किस लिए पैदा होगी, ग्रेविटी की मदद से उस बॉडी में एक्सीलरेशन पैदा होगी। अब वो पंखा कितनी तेजी से, कितनी एक्सीलरेशन से जमीन की तरफ आएगा, नाउ यू मे से इट is moving towards the earth with the acceleration of 9.8 meters per second square। तो अब उस पंखे में जो कोई भी चीज, कुछ भी चीज आप ले लें यहां पर, कुछ भी चीज जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो वो कितनी तेजी से नीचे आती है, 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब कुछ इस पॉइंट्स को भी नोट कर लें कि भाई जमीन पर हम इस वैल्यू को कांस्टेंट ले लेते हैं, लेकिन ये जो वैल्यू हम लेते हैं, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, दिस इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। अब वेरिएबल क्यों होगी, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस जी का जो वैल्यू होता है वो कम होता जाता है। मतलब फर्स्ट कर लें, अब मैं इतना भी कम नहीं होता, मतलब फर्स्ट कर लें जब मैं जमीन से ऊपर की तरफ चढ़ता जाऊंगा
कोई भी हाइट में कवर करता जाऊंगा। भाई मैं यहाँ पर पहले खड़ा हुआ था, अब मैं यहाँ से मूव करके यहाँ तक मूव करके आया हूँ, मतलब मैंने ये डिस्टेंस कवर किया हुआ है। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक मैंने हाइट कवर की हुई है, हाइट। तो सपोज कर लें ये मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1000 किलोमीटर ट्रेवल किया हुआ है। अब मैं जब 1000 किलोमीटर जमीन से ट्रेवल कर कर ऊपर जाऊंगा, तब जाकर जी के वैल्यू पर इफेक्ट होगा। बाकी इस तरह से नहीं है कि भाई अब ये पंखा ऊपर लगा हुआ है तो जी का वैल्यू यहां पर कम हो जाएगा, यहां कम नहीं होगा। यहां पर जी का वैल्यू हम जो लेंगे वो 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ही लेंगे, या सिंपली 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब जैसे ही हम इस एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट, मतलब 1000 किलोमीटर से ज्यादा हम होकर किसी दूसरी जगह पर चले जाएंगे, से सपोज मैं यहां से ट्रेवल कर कर मैं मून की तरफ चला गया। अब जब मैं मून पर पहुंचा तो वहां पर ग्रेविटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1.6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्रेविटी पर मून पर जो ग्रेविटी होगी वो 1.6 होगी। अब किस लिए ग्रेविटी कम होगी? क्योंकि यहाँ का जो डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब जैसे जैसे रेडियस ऑफ अर्थ बढ़ता जाएगा जी का वैल्यू कम होता जाएगा। तो यूनिवर्स में एक इमेजिनरी पॉइंट भी हम लेते हैं कि भाई यूनिवर्स में एक ऐसी पॉइंट भी आ जाएगी जहां पर जी का वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब जी का वैल्यू 0 होगा तब हमारा वेट भी 0 होगा। ये हम थर्ड वन चैप्टर डायनामिक्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट कर ले। अब यहां पर मोशन अंडर ग्रेविटी में स्क्वायर ऑफ द टाइम, डिस्टेंस जो होता है वो स्क्वायर ऑफ द टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी आपने जहन में रख देना है। तो यहां पर जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो हम लिखते हैं x इज इक्वल्स टू at स्क्वायर से। अब यहां पर x जो होगा वो होगा डिस्टेंस, और t स्क्वायर का मतलब होगा यहाँ पर कि टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। टाइम स्क्वायर से ये डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सपोज कर लें अब कोई भी चीज 3 सेकंड्स में जमीन पर आकर गिरेगी तो वो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी वो 9 मीटर करेगी। अगर कोई भी चीज 4 सेकंड्स में जमीन पर आकर गिरेगी तो ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी वो 16 करेगी। अगर कोई भी चीज 5 सेकंड में जमीन पर आकर गिरेगी तो वहां पर डिस्टेंस जो होगा वो 25 हो जाएगा। या मतलब टाइम से ये जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर ऑफ द टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी हमें गैलीलियो ने ही बतलाया था। क्लियर? अब मैं यहां पर कुछ एक इमेजेस शो करने जा रहा हूं, उसे आप ध्यान से देखें। ओके बच्चों, अब देखें इन दो बॉल्स को। अब जब इस बॉल को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे ना, तो इस कंडीशन में g का वैल्यू जो हम लेते हैं वो हम माइनस लेते हैं। g का वैल्यू माइनस किस लिए लेंगे? मतलब यहां पर g जो होगा वो माइनस 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर हम लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होगा कि भाई हम जब इस चीज को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो g का वैल्यू माइनस किस लिए? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द अपोजिट डायरेक्शन। कल भी मैंने एक न्यूमेरिकल हल किया हुआ था, वहां पर मैंने डिस्कस की हुई थी कि भाई नेगेटिव का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। क्यों अपोजिट? अब बॉल अगेंस्ट टू अर्थ जा रहा है, मतलब जमीन इसको अपने की तरफ खींच रही है, लेकिन ये बॉल अगेंस्ट टू अर्थ जा रहा है। ठीक है, अब ये बॉल जब किसी हाइट से होकर नीचे आएगा तो उस कंडीशन में हम g का वैल्यू प्लस लेते हैं, मींस g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर कर देते हैं। अब इससे जब कोई भी चीज ऊपर से नीचे आएगी उस कंडीशन में g का वैल्यू हम प्लस लेंगे, और जो चीज जमीन से ऊपर जाएगी वहां पर हम g का वैल्यू माइनस लेंगे। ये इसलिए कि ये जो बॉडी है वो अगेंस्ट टू अर्थ जा रही है और ये जो चीज आ रही है जमीन की तरफ, और इस बॉडी को जमीन भी अपने तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। तो इस कंडीशन में g का वैल्यू हम क्या लेंगे, 9.8 प्लस 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। यहां पर हमारा जो मोशन अंडर ग्रेविटी का जो टॉपिक होता है वो होता है क्लियर।
इसके साथ साथ एक मैथमेटिकल आपको मैं इक्वेशन अब बताने जा रहा हूं कि भाई पहले हमने लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में डिस्कस की हुई थी, लेकिन इसके ऊपर भी हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस लेते हैं। वो क्या लेते हैं वो मैं अब लिखने जा रहा हूं। अब इस इक्वेशंस को आप देखें। अब देखिए भाई इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम इक्वेशंस यहां पर लिखेंगे फिर से ही, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशंस कौन सी इक्वेशंस लेंगे? फ्री फॉल मोशंस की इक्वेशंस के बारे में कहते हैं। चलो मैं पहले लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन को यहां पर लिख देता हूं, लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन, और यहां पर मैं लिख लेता हूं फ्री फॉलिंग मोशन ऑफ बॉडीज। अब डिफरेंस क्या होता है बच्चे, ये बात करेंगे सर इसमें डिफरेंस क्या हो गया। डिफरेंस ये होगा, पहले जहां पर आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे, अब वहां पर आपने हाइट कैलकुलेट कर देनी है, और जहां पर आप एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर रहे थे, अब वहां पर आपने g का वैल्यू पुट कर देना है। s का मतलब था डिस्टेंस, h का मतलब होगा हाइट, कि भाई बॉडी ने हाइट यहां से यहां तक कितनी कवर की हुई है, हाइट हम कैलकुलेट करेंगे। और जहां पर हम पहले एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर रहे थे, अब हम वहां पर ग्रेविटी का वैल्यू पुट करेंगे। ग्रेविटी का वैल्यू जो होता है वो होता है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब सिर्फ इन्हीं चीजों को आपने माइंड में रख देना है कि जहां पर आप एस कैलकुलेट कर रहे थे, अब एच कैलकुलेट करें, जहां पर आप ए कैलकुलेट कर रहे थे वहां पर जी कैलकुलेट करें। ओके, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी हुई थी, Vf is equals to Vi plus At, क्लियर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी हुई थी, S is equals to Vit plus 1/2 At स्क्वायर। थर्ड वन जो इक्वेशन थी वो थी हमारी 2as is equals to Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। क्लियर हो गया? ओके, अब फ्री फॉल मोशन में जहां पर a आपको नजर आ रही है वहां पर g लिखो, और जहां पर s आ रही है वहां पर h लिखो। सिर्फ फर्क यही होगा, कुछ नहीं होगा। अब पहली इक्वेशन बन जाएगी आपकी Vf is equals to Vi plus A की जगह पर हमने gt लिख देना है। g का मतलब होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि फ्री फॉल बॉडी की बात कर रहे हैं। ठीक, मतलब यहां पर जो मोशन पैदा हो रही है वो वर्टिकल मोशन पैदा हो रही है, यहां पर जो मोशन पैदा हो रही है वो हॉरिजॉन्टल मोशन पैदा हो रही है। फर्क ये भी है, लीनियर में हॉरिजॉन्टल लेंगे और फ्री फॉल में वर्टिकल मोशन लेंगे। सेकंड इक्वेशन आपकी हो जाएगी बेटा, s की जगह पर आपने h लिख देना है, उसके बाद Vit सेम प्लस 1/2 सेम, a की जगह पर g और t स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब जो थर्ड वन इक्वेशन होगी वो होगी आपकी 2a की जगह पर आ जाएगा g, s की जगह पर आ जाएगा h इज इक्वल्स टू सेम अब Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। तो ये 3 इक्वेशंस हैं। इन तीनों इक्वेशंस को हम नाम देते हैं फ्री फॉल मोशन का। यहां पर हमारा जो सेकंड वन चैप्टर है वो क्लियर हो गया। इंशाल्लाह कल हम इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल और उसके साथ साथ में कुछ आपसे टेस्ट भी लूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरी टीम को भी याद रखें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।